নমস্কার, দেখছেন নিউজ 18 বাংলা। আমি অতনু রয়েছে আপনার সঙ্গে সরাসরি। মুম্বাইয়ের ছবিতে নজর রাখতেই হবে, কারণ এই মুহূর্তে মুম্বাইয়ের ইডি দপ্তরে রিয়া চক্রবর্তীর আইনজীবী আবেদন করেছিলেন যে তিনি যেতে চান না, তিনি ইডি দপ্তরে ইডি জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে চান না, তার বয়ান যেন রেকর্ড না করা হয়। কিন্তু ইডি সে কথা মানেনি। ইডি দপ্তরে এই মুহূর্তে রিয়া চক্রবর্তী। মুম্বাই থেকে রয়েছেন প্রতিনিধি प्रशांत पांडे। प्रशांत, अभी वो तस्वीर हम देख रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती आखिर ईडी दफ्तर में पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए सुबह से हमारी जो बात हो रही थी कि जिस तरह से ईडी ने आज समन भेजा था, बाद में रिया ने समय मांगा लेकिन ईडी ने उसे खारिज कर दी। उनको पता था कि ईडी के पास उनको किसी भी हाल में जाना होगा पूछताछ के लिए, क्योंकि आगे लीगली स्टेप जो है ईडी अगर उठाती तो रिया की परेशानी और बढ़ती। और उनके वकील सतीश माने शिंदे जो उनकी अगुवाई में पैरवी कर रहे हैं अदालत में, जो उनके लीगल टीम बनकर रिया को जो इस पूरे मामले पर गाइड कर रहे हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि रिया अब ईडी ऑफिस पहुंच रही है और रिया अब ईडी ऑफिस पहुंच चुकी है। अब देखना ये होगा कि कितने घंटे ईडी रिया से पूछताछ करती है और आज पूछताछ में क्या अहम खुलासे ईडी कर पाती है रिया के इस पूरे बयान में। मैं आपको बता दूं कि सबसे अहम बयान ये माना जा रहा है, क्योंकि इस मामले में जब से बिहार पुलिस जांच पड़ताल की प्रक्रिया में इन्वॉल्व हुई है, तब से रिया पहली बार अब किसी जांच एजेंसी के सामने हाजिर हुई है। इनका अब पहली बार किसी जांच एजेंसी के सामने बयान दर्ज होगा। शुरुआती में मुंबई पुलिस के सामने जरूर उनका बयान दर्ज हुआ था 9 घंटों तक, लेकिन उसमें कुछ अहम खुलासे नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से बिहार पुलिस ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया। और आज अब जब ईडी दफ्तर में पहुंची तो देखना ये होगा कि ईडी जब इनसे पूछताछ करेगी तो क्या कुछ अहम खुलासे आज होता है। पैसों की लेन देन को लेकर इनसे पूछताछ होगी, प्रॉपर्टी को लेन देन के लेकर पूछताछ होगी, फिर उसके बाद इनके पैन कार्ड, इनका इनकम टैक्स और साथ ही साथ सुशांत के अकाउंट से जो पैसे गए 15 करोड़ रुपए, वो आखिर किस ट्रांजेक्शन किया गया, किस बिना पर किया गया, किसके अकाउंट में किया गया। तो ये जो तमाम सवालात है आज ईडी जो है रिया से पूछताछ करेगी। जी प्रशांत, ये बार बार रिया चक्रवर्ती जब भी उससे पूछताछ की बात आ रहा है तो वो अवॉइड क्यों कर रही है? देखिए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। रिया चक्रवर्ती को अब ये डर सता रहा है कि इसमें जांच एजेंसियां जो है केंद्रीय लेवल की आ गई हैं, ईडी है, सीबीआई है, और उनको डर इस बात का है कि कहीं इनकी गिरफ्तारी इस मामले में ना कर लिया जाए, उनको डिटेन ना कर लिया जाए। वो जो है इस बात को अवॉइड कर रही थी। हमने देखा कि बिहार पुलिस जब इनसे पूछताछ करना चाह रही थी तो वो अब्सकॉन्डिंग नजर आई, कहीं किसी के कांटेक्ट में नहीं मिल पा रही थी। सतीश माने शिंदे जो उनके वकील हैं उनके ही सिर्फ संपर्क में थी। बीच में उनका एक वीडियो भी जो है 20 सेकंड का सतीश माने शिंदे ने इशू किया, जिसमें रिया ये कहती नजर आई कि सब सामने आएगा और मुझे न्याय पर पूरा भरोसा है, मेरे खिलाफ गलत खबरें चलाई जा रही हैं। लेकिन जांच पड़ताल की प्रक्रिया में वो कभी भी सामने नहीं आई। मैंने जैसे कहा कि ये पहली दफा है कि ईडी यानी किसी जांच एजेंसी के सामने रिया चक्रवर्ती आज पेश हुई है। प्रशांत, क्या कुछ छुपा नहीं है रिया चक्रवर्ती, ऐसा माना जा रहा है क्या? देखिए, अभी ये कहना काफी जल्दबाजी होगा। जब तक ईडी की पूरी जांच पड़ताल की प्रक्रिया ना खत्म हो जाए, ईडी की तरफ से कोई जानकारी ना आ पाए, आखिर देखना होगा किन सवालों का जवाब किस अंदाज में रिया चक्रवर्ती देती हैं। मैं आपको यहाँ पर लीगली प्रोसीडिंग बता दूं कि शुरुआती दौर में ईडी ना लोगों को समन करके सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाती है, लेकिन जब सवालों के जवाब से जो ईडी संतुष्ट नहीं होती है, जब उनको कुछ सस्पिशियस लगता है तो उस व्यक्ति को ईडी डिटेन करती है। डिटेन करने के बाद, हिरासत में लेने के बाद कागजी कार्रवाई जैसे पूरी होती है तो उसके बाद उसे गिरफ्तारी भी दिखाई जाती है। तो यानी देखना ये होगा कि अगर ईडी 9 घंटे तक इनके मित्र जो है, हमने कल देखा सैमुअल से 9 घंटे पूछताछ हुई, अभी पिठानी को भी कल बुलाया गया है, आज रिया से पूछताछ हो रही, यानी ईडी इस मामले में कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती, कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती है। और देखना ये होगा कि आज इनसे कितने घंटे तक ईडी पूछताछ करती है, क्या कुछ अहम खुलासे होते हैं। इसके बाद कल पिठानी से जो पूछताछ होगा तो उसमें क्या कुछ खुलासे होंगे। यानी एक बात तो साफ है कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, उससे पहले जो है तमाम दस्तावेज, तमाम सबूतों को जांच एजेंसियां इकट्ठा करना चाहती हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट में वो सारी चीजें रख सके अपनी तरफ से। जी, शुक्रिया। এই প্রথম কোন তদন্তকারী সংস্থার সামনে রিয়া চক্রবর্তী ইডি দপ্তরে এই মুহূর্তে রিয়া চক্রবর্তী তিনি যেতে চাননি। প্রথমে তার আইনজীবীর মারফত জানিয়েছিলেন, কিন্তু আইনজীবী জানিয়েছিলেন যে রিয়া চক্রবর্তী ইডি মুখোমুখি হতে চান না। কিন্তু শেষমেশ ইডি আজই রিয়া চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় এবং এই মুহূর্তে মুম্বাইয়ের ইডির দপ্তরে রিয়া চক্রবর্তী। এবং এই মুহূর্তে মুম্বাই থেকে সরাসরি রয়েছেন অভিনেতা শেখর সুমন। শেখর জি, ওয়েলকাম টু নিউজ 18 বাংলা। শেখর সুমন,
প্রথম যারা বলিউডের প্রথম সারির যারা প্রথম থেকেই দাবি করছিলেন যে তদন্তকারী সংস্থা, কোনো নিরপেক্ষ তদন্তকারী সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করা হোক এই মৃত্যুর, রহস্য মৃত্যুর। শেখর সুমन তাদের মধ্যে একজন। शेखर जी, आप लोग मांग कर रहे थे कि सीबीआई से जांच हो, जांच पड़ताल हो। अभी सीबीआई जांच पड़ताल कर रहे हैं, क्या आप लोग यही चाह रहे हैं? आप लोग अभी यही चाह रहे हैं कि अभी ठीक ठाक निरपेक्ष तदंत होगा? आप लोग लगता है आप लोगों को? बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि सीबीआई जो है वो सर्वोच्च जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, और एक बार ये केस उनके हाथों में चला जाए तो फिर इस एक निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच होगी। और क्योंकि जो बंबई पुलिस जो कर रही थी और जो यहाँ हो रहा था उसमें लोगों का जो है वो विश्वास उठता जा रहा था। ऐसा लगता था कि कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है, और बहुत लंबा वक्त निकल गया था। बंबई पुलिस ये लगातार कहती आ रही कि आत्महत्या है, लेकिन अगर आत्महत्या थी तो उन्होंने केस क्लोज क्यों नहीं किया? आत्महत्या कह के वो इन्वेस्टिगेट क्या कर रही थी? और अगर इन्वेस्टिगेट कर रही थी इसका मतलब उनको शक था कि आत्महत्या नहीं है। तो आपस में ये ऐसा लग रहा था कि ये विरोधाभास है कि एक तरफ कह रही है आत्महत्या, दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेट भी कर रही है। तो बहुत सारी संदेहास्पद चीजें जो बाहर निकल के आई, उस वजह से जनता की और हम सब की आवाज, हम लगातार यही कह रहे थे कि इसको निष्पक्ष तरीके से अगर जांच के लिए अगर सीबीआई को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दे दिया जाए तो हम सब बहुत खुश होंगे। तो अभी तो खैर मामला सब जुडिस है, वहां चला गया, और हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि ये सीबीआई ने इसको टेक ओवर कर लिया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस न्याय की हम मांग कर रहे थे वो न्याय सुशांत को भी मिलेगा, उनके तमाम फैंस को। शेखर जी हमारे साथ रहिए, हमारे साथ अभी अरुणिमा है। अरुणिमा दे हमारे प्रतिनिधि हमारे संगे रয়েছেন। अरुणिमा, तुम्हार प्रश्न। शेखर जी, मैं अरुणिमा आपके साथ हूँ। मैं जानना चाहूंगी शेखर जी कि ईडी से क्यों भागती फिर रही है रिया? आपको क्या लगता है? आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? आप मुझसे पूछ रही हैं अरुणिमा जी? जी, ईडी से क्यों भागती फिर रही है रिया? आपको क्या लगता है? मतलब जो फाइनेंशियल फ्रॉडुलेंस हुआ है, जो एक पहले तो एक ऐसा लग रहा था कि स्पेकुलेशन है, लोग सरमाइज कर रहे थे, कंजेक्चुरल था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हर अफवाह के पीछे कोई ना कोई सच्चाई होती है। और इसलिए ईडी का आना बहुत जरूरी था कि उनकी रिया चक्रवर्ती की जो नेट इनकम है, जो मैंने पढ़ा और जो पब्लिक डोमेन में है, कि सिर्फ 18 लाख रुपए थी 2018-19 में, और अचानक उनके नाम 2 बड़ी प्रॉपर्टीज आई। और ऐसा लग रहा है ईडी ये बात जानना चाह रही है कि ये 15 करोड़ का जो फ्रॉडुलेंस हुआ है, एम्बेजलमेंट हुआ है, जो साइफन ऑफ हुआ है, वो कहां गया और किसके नाम पे ये संपत्ति की गई। इसलिए ईडी का आना बहुत जरूरी होता है। हमेशा ईडी उस वक्त आती है जब उसको ऐसा लगता है कि जिसकी आय उतनी नहीं है, इनकम उतनी नहीं है, अगर उससे ज्यादा किसी के पास संपत्ति है तो उसकी जांच होनी बहुत जरूरी है। सोर्स ऑफ फंडिंग बहुत जरूरी है। जी शेखर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप पहले से इस मामले से जुड़े हुए हो, आपने प्रोटेस्ट किया है, आपको क्या लगता है मुंबई पुलिस का क्या रहा है भूमिका इसमें? मुंबई पुलिस बार बार चीजों को टालती रही है, आप क्या कहोगे? जी, वो बहुत जरूरत से ज्यादा इस केस को लंबा कर दिया, और ऐसा लगा कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लोगों को अवगत नहीं करा कि जो केस है, जो जांच है, वो किस दिशा जाए। वो दिशाहीन हो गई थी। 50 दिन हो गए, इतने लोगों को आपने इंटरोगेट किया, लेकिन जनता जो है बिल्कुल अंधेरे में थी, उनको कुछ नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ बताया ही नहीं जा रहा था। और जब जनता ने ये मांग की कि इसको सीबीआई को सौंप देना चाहिए, तो बहुत सख्ती से उन्होंने कहा, और यहाँ के होम मिनिस्टर ने भी कहा कि जांच हम सीबीआई को नहीं देंगे। महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा नहीं देंगे। हमारा सवाल था कि क्यों नहीं देंगे? जब जनता मांग रही है, जनता ने आपको पद पे आसीन किया है, और जब जनता का विश्वास नहीं है मुंबई पुलिस पे, तो आप जांच के लिए उसको सीबीआई को क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इतना लंबा वक्त जो है किसी भी केस को समझने में नहीं लगता है। और मुंबई पुलिस लगातार ये कहती रही कि ये सुसाइड का केस है। तो सुसाइड का केस तो ओपन और शट केस होता है, वो तो फाइल बंद हो जानी चाहिए थी। फिर अगर सुसाइड केस कह भी रहे हैं और फिर इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं, इंटरोगेट भी कर रहे हैं, तो ये बहुत सब कुछ डाउटफुल हो जाता है। इसलिए उसको सीबीआई को देना बहुत जरूरी था। अब मैं ये भी आपको बता दें कि मुंबई पुलिस बहुत सक्षम है, और मैं हमेशा ये कहता आया हूं, और सब लोग ये जानते हैं कि सेकंड ओनली टू स्कॉटलैंड यार्ड, लेकिन वो भी इंसानों से ही बनी हुई एक संस्था है। लोग यहाँ इंसानी होते हैं, जो कभी कभी भटक जाते हैं, बहक जाते हैं। हो सकता है कुछ लोगों की वजह से ये जो केस है, जहां जाना चाहिए था वहां नहीं जा रहा था, इसलिए सीबीआई को देना बहुत जरूरी। मैं जानना चाहूंगी कि ये स्पेकुलेशन है, रिया का शायद कोई कांटेक्ट है मुंबई पुलिस में, महाराष्ट्र पुलिस, इसीलिए वो बार बार चाह रही थी कि महाराष्ट्र पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेट करे। आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पेंच है,
इस दे आर व्हील्स विद इन व्हील्स, जिसको कहते हैं ना पेज के अंदर पेज, एक चक्रव्यूह की तरह। इसके अंदर जाके ही पता चलेगा कि क्या वजह थी, पर सामने से जो दिखाई दे रहा है ऑस्टेंसिवली, प्रिज्यूमबली, ये देख के यही लग रहा है कि वो चाह रही थी कि वो, चूंकि उनको लगा कि उनको मुंबई पुलिस का बैकअप है, उनको लगा कि ये शायद वो उनकी मदद करेंगे, इसलिए वो चाह रही थी कि वो केस जो है मुंबई पुलिस के पास ही रहे। हालांकि ये भी सच है, देखिए उन्होंने 30 दिनों के बाद, हालांकि वो सबसे पहले उनको आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 30 दिनों के बाद सीबीआई इंक्वायरी की जांच की और फिर एक यू टर्न ले लिया। जब देखा कि मामला हाथ से निकल रहा, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जांच मुंबई पुलिस तक ही सीमित रहनी चाहिए। तो बहुत सारे और इतने सारे कॉन्ट्रडिक्टरी वर्जन्स हैं सबके, इसलिए ये केस बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से बहुत फैल गया और लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि हर दिशा में जा रहा है। आप देखें कि रिया की बात भी छोड़ दें और लाश को उतारने की बात भी अगर करें, तो अभी तक एक भी तस्वीर मृत शरीर की, यानी कि सुशांत की लटकती हुई किसी ने देखी नहीं, तो हम कैसे मान लें कि वो लटका था? वो बात को छोड़ दीजिए किसी ने लटकाया था, हो सकता है वो लटकाया नहीं, उसको मार के बेड पे ही छोड़ दिया, उसको लटकाया नहीं। फिर ये चाबी वाली बात निकली, वो चाबी वाला कहां से आया, कब आया, 20 मिनट में उसने कैसे इलेक्ट्रॉनिक ताला खोल दिया, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा था। और दरवाजा खुलने पे, जबकि लोगों को बिल्कुल तुरंत प्रवेश कर जाना चाहिए था रूम में, वो चाबी वाले से बात कर रहे हैं कि तुम पैसे ले लो, इसको नीचे छोड़ के आओ। ऐसा कभी होता नहीं। और इतने वर्षन अलग, एम्बुलेंस का ड्राइवर कह रहा है बॉडी मैंने निकाली, एम्बुलेंस का ओनर कह रहा है पुलिस ने बॉडी उतारी, वो पिठानी साहब कह रहे हैं कि वो चाकू से काट के कपड़े मैंने उतारी। तो हर चीज बहुत, देखिए कितना डाउटफुल है। तो ये सीबीआई ही तय करेगी कि अब इसमें, अब उसके तह तक जाएगी, देखेगी कि इसमें क्या सच्चाई। शेखर जी, अभी जो है रिया के कॉल रिकॉर्ड, सुशांत के कॉल रिकॉर्ड आ गए मीडिया के सामने। ये जो है मुंबई पुलिस ने कहा था कि मैंने से पहले वाले रात को रिया को कॉल किया था सुशांत ने, पर अभी जाना जा रहा है कि 8 तारीख से सुशांत का नंबर ब्लॉक था। इसी में शायद पता चल रहा है कितनी चीजें मतलब डाइल्यूटेड है ट्रुथ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। 8 तारीख को जब रिया यहाँ से गई थी, उन्होंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया और फिर ये और मेरे ख्याल से हो सकता है सुशांत ने उनको फोन करने की कोशिश की और फोन लग नहीं रहा उनका, क्योंकि वो ब्लॉक हो चुका था और शायद वो इस बात से वाकिफ नहीं थे। तो ये अब एक एक करके जो चीजें बाहर आ रही हैं, उससे बहुत एक सूत्र मिलने पर कभी कभी क्या होता है, जब गुत्थी बहुत उलझ जाती है ना, तो एक सिरा जब सही मिल जाता है, उससे फिर सारे सिराओं का पता चल जाता है, सारे सूत्रों का पता चल जाता है। तो मेरे ख्याल से ये फोन कॉल, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये सब जो सूत्र मिले, अब जाके ये पूरी चीज जो है वो दिशा के हत्या से भी सपोजिटली उसकी हत्या से भी कनेक्टेड हो गई है। अब बाहर सामने ये आ रहा है कि दिशा जो है उसका मरने के बाद पोस्टमार्टम 2 दिनों के बाद, और कहीं ना कहीं जो उसके साथ हुआ, ऐसा माना जा रहा है कि उसके साथ जो दुष्कर्म हुआ या गलत काम हुआ, वो बात जो है वो सुशांत को पता चल गई थी, तो उसको हटाने की भी कोशिश की गई और जाहिर है उन्होंने कर लिया और काम में सफल भी हो गए। तो सारा कुछ, कभी कभी लगता है कि रिया अलग से कुछ अपना मकसद लेके आई थी, फिर कहीं लगता है कि नहीं, इसके पीछे बहुत सारे मास्टरमाइंड है, रिया मे बी वाज प्लांटेड देयर, हो सकता है उनको वहां पर प्लांट किया गया हो सकता है उनकी अपना कोई एजेंडा रहा। ये सब इतना उलझ चुका है, इसीलिए सीबीआई की जरूरत है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जी शेखर जी, आप मुंबई में रहते हो, आप एक्टर हो, आप वाकिफ हो मुंबई के एक्सपेंस से। आप बताओ, एक फार्म हाउस आउटस्कर्ट में, एक गोरेगांव में 85 लाख का फ्लैट, ये रिया चक्रवर्ती जैसे एक्ट्रेस जिसका मतलब मंथली इनकम कितना होगा, आपको आप कर सकते हो, एक इम्प्रेशन आप बना सकते हो, कितना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। अब वो छोड़िए, फ्लैट की बात तो छोड़िए, चलिए आपने थोड़े से पैसे देखे, बैंक से लोन ले लिया, बैंक भी लोन आपको तभी देता है जब आपकी कोई इनकम हो, आपके इनकम प्रूफ, आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स देके देता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि सतीश मानशिंडे जैसे इतने बड़े लॉयर, जिन्होंने बड़े बड़े सलमान खान और संजय दत्त का केस लड़ा, जिनके दिन के चार्जेस हैं 10 से 20 लाख रुपए, वो कहां से अफोर्ड करें? वो पैसे कौन देगा उनको? वो कहां से पैसे ला रही है जिनकी कोई आय नहीं? हमने उनकी कोई फिल्म नहीं देखी, कोई वेब सीरीज नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, तो ये पैसे आ कहां से, इतने सारे पैसे? शेखर जी, आप गए थे सुशांत के फादर से मिलने जब सुशांत का डेथ हुआ था, और अभी सुशांत के फादर ने कंप्लेन किया, अभी वो हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और बात काफी आगे बढ़ गई है। आपके साथ कोई कांटेक्ट हुआ सुशांत के फादर का, कोई बात हुई आपके साथ? जरूरी नहीं समझा। देखिए, जब सुशांत के साथ ये ट्रेजेडी हुई, मुझे लग रहा उससे बड़ी ट्रेजेडी उनके फादर की हुई। सुशांत तो अपनी जान, जिन्होंने उसकी जान लेनी थी, वो तो
सुशांत चला गया है दुनिया को छोड़ के, लेकिन उसके पिता पर क्या गुजरी होगी मैं समझ सकता हूं। तो जब ये हादसा हुआ, जब ये ट्रेजेडी हुई, चूंकि मैंने भी अपने एक छोटे बेटे को खोया है, मुझे मालूम उस ट्रेजेडी से मैं अब तक नहीं उभर पाया हूं। और यहां तो उसकी हत्या हुई, तो मैं समझ सकता हूं कि कितना दुख का कितना बड़ा पहाड़ उनके सर पर टूट पड़ा होगा। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनके पिताजी से मुलाकात करनी चाहिए। इसलिए कोविड के होने के बावजूद, मेरे परिवार वाले मना करते रहे, उसके बावजूद मैं पटना चला गया, क्योंकि मैं उनका दुख बांटना चाहता था, मैं उनके गम में शरीक होना चाहता था। और मैं वहां गया, मैंने उनसे मुलाकात की। हालांकि हमारी कोई बात नहीं, और बात करना जरूरी भी नहीं था। मेरे ख्याल से कभी कभी अल्फाजों से ज्यादा खामोशी जो है वो ये बयां कर देती है कि आप कितना उनके साथ हैं, किसके गम में शरीक हैं। और उनकी बहनों से भी मेरी मुलाकात हुई, और मैं वहां से चला आया। मैंने कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट गैदर करना चाहा। मैं तेजस्वी यादव से मिला, मैंने कहा मैंने जो एक मुहिम शुरू की है जस्टिस फॉर सुशांत फोरम, प्लीज इसको सपोर्ट कीजिए ताकि मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल सकूं सीबीआई इंक्वायरी की। मैंने नीतीश जी से भी मिलने की कोशिश की, हालांकि वो मुझसे नहीं मिल पाए। लेकिन बीच में मुझे ऐसा लगा कि उनके परिवार वाले किसी वजह से आगे आके नहीं बोल रहे, और उनको बोलना चाहिए, और उनको अपने अपने संदेह को व्यक्त करना चाहिए, और एक सीबीआई की मांग करनी चाहिए। और 1 महीने के इंतजार के बाद बीच में मैं थोड़ा निराश भी हो रहा था, और फैंस भी निराश हो रहे थे। फिर मुझे लगा कि देखिए, ये हम सबकी निजी लड़ाई, ये हमारी व्यक्तिगत लड़ाई, इसमें परिवार वाले आते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं भी आते तो भी ये लड़ाई हम जारी रखेंगे जो हमने रखी। और आप देख रहे हैं कि अंततोगत्वा ये न्याय उनको मिला। कम से कम एक कदम हम न्याय की ओर बढ़ गए कि उनको सीबीआई इंक्वायरी मिल गई। और मेरी उनके पिताजी से फिर मेरा कोई संपर्क नहीं रहा है, और मैंने उनसे बात करने की भी कोशिश नहीं की है, क्योंकि अभी मैं समझ सकता हूं कि वो कितने गमजदा होंगे, कितने अभी दुखी होंगे। ये वक्त नहीं है बात करने का, ये वक्त है हम सबको मिलकर सुशांत को न्याय दिलाने का, और वही हम सब कर रहे हैं। जी, आपने सबकी बात की, पर बॉलीवुड के किसी ए लिस्टर ने कोई ट्वीट भी नहीं किया, कोई प्रोटेस्ट भी नहीं आया। इस बारे में आप क्या कहोगे? बॉलीवुड पूरा चुप, खामोश क्यों था? वो ईश्वर जानता है वो क्यों चुप है। शायद हमारी फिल्म इंडस्ट्री ऐसी ही है, शायद ये इंडस्ट्री ऐसे एक हिपोक्रिटिकल लोगों की जमात है जो झूठ मूठ का एक भाईचारे का दिखावा करते हैं, और सब नकाबपोश लोग, ये नकाब के पीछे कुछ और हैं, और इनके दो चेहरे हैं, दो मुखौटे हैं। समझ में नहीं आता इनमें कितनी सच्चाई है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री, जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री, जो हमारा परिवार है, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, हम सब एक दूसरे के लिए हैं। और जहां आपका एक इतना अहम परिवार का मेंबर, आपका साथी, जो आपका भाई हो सकता था, दोस्त हो सकता था, वो चला जाता, और उसके लिए एक आवाज नहीं, जिनकी आवाज में वजन है, जिनकी आवाज से फर्क पड़ सकता था। हो सकता है कि हमें 50 दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ता अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज कलाकार जो आके अगर इस बात की मांग रखते और लड़ाई करते, तो शायद 10 दिनों में सीबीआई इंक्वायरी हो जाती। लेकिन उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा, मुंह अपनी तरफ मोड़ लिया। मेरे ख्याल से जब तक इनजस्टिस या अन्याय इनके साथ नहीं होता, ये अपना मुंह नहीं खोलते। अंडर था इन्वेस्टिगेशन, तब हमने देखा कि आदित्य चोपड़ा आए और बहुत सारे मतलब प्रोडक्शन हाउस के लोगों को बोला गया, और नेपोटिज्म का एक फ्लो हुआ। ये क्या थोड़ा मैटर को डाइल्यूट करने के लिए हुआ था, आपको ऐसा लगता है? এরই মাঝে সাংসদ অভিনেতা দেব তিনি বলেছেন যে নিরপেক্ষ তদন্ত হোক, তিনিও চান তার পরিবারের মতো। না, ন্যায় যেটা ওনার বাবা মা চাইছে সেটা যেন ওনারা পায়, সে বম্বে পুলিশ করুক বা সিবিআই করুক বা বিহার পুলিশ করুক, আমার তার প্রতি সমর্থন রইল। আমি চাই যে সুশান্ত সিংয়ের ন্যায় যেটা ওনার বাবা মা চাইছে সেটা যেন ওনারা পায়, সে বম্বে পুলিশ করুক বা সিবিআই করুক বা বিহার পুলিশ করুক, আমার তার প্রতি সমর্থন রইল। ইতিমধ্যে রিয়া চক্রবর্তী তিনিও পৌঁছে গেছেন মুম্বাইয়ের ইডি দপ্তরে। তিনি প্রথমে ইডি দপ্তরে যেতে চাননি, তার আইনজীবী জানিয়েছিলেন যে ইডির মুখোমুখি হতে চান না এই মুহূর্তে রিয়া চক্রবর্তী। কিন্তু ইডি বেশ কিছু প্রশ্ন রয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যে প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পেতে চায়, সেই জন্য ইডি বারবার জানিয়েছিল রিয়া চক্রবর্তীকে আজই দেখা করতে হবে। সেই মতো কিছুক্ষণ আগে সেই ছবিও আমি আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরেছিলাম। এবং অভিনেতা শেখর সুমন, যিনি প্রথম থেকেই দাবি তুলছিলেন যে সিবিআই তদন্ত হোক, তাহলে সত্যিটা প্রকাশ আসবে, আমাদের সঙ্গে ছিলেন সরাসরি। আমাদের সঙ্গে অরুণিমাও রয়েছেন, আমাদের সঙ্গে অরুণিমা দে রয়েছেন প্রতিনিধি। অরুণিমা, একদিকে যেমন সিবিআই তদন্ত, পাশাপাশি ইডি দপ্তরে রিয়া চক্রবর্তী, পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা পেশ করেছে
বিহার পুলিশ, কারণ তাদের বক্তব্য রিয়ার মূল লক্ষ্য ছিল সুশান্তের সম্পত্তি। অরুণিমা, আমাদের সঙ্গে থাকো, এই বিষয়ে জানবো। আমাদের সঙ্গে सुशील पांडे রয়েছেন এই মুহূর্তে टेलीफोन। सुशील, क्या जानकारी मिल रहा है इस बारे में? जी देखिए, साफ तौर से इस पूरे मामले में बिहार सरकार की तरफ से एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है। अपने हलफनामे में बिहार सरकार ने काफी चौंकाने वाले सामने तथ्य रखे हैं। उन्होंने ये कहा है कि रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले में मेन एक्यूज्ड हैं, जिनको अभी तक मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। जबरदस्ती रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों ने पैसा हड़पने के लिए सुशांत सिंह राजपूत को जो दवाइयां दी जा रही थी उसका ओवरडोज देना शुरू कर दिया, और इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं पूरे परिवार का पैसा हड़पने की मंशा की वजह से सुशांत सिंह को मेंटल टॉर्चर करना शुरू किया था। साथ ही साथ हलफनामे में बिहार सरकार ने यह भी कहा है कि इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने उनका समर्थन नहीं किया, लेकिन जिस तरह बिहार पुलिस ने जांच किए हैं और उन तथ्यों से लग रहा है कि भारत में मुंबई ही नहीं कई और जगहों पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े जो दस्तावेज हैं, जो अहम सबूत हैं, वो बिखरे पड़े हैं। हालांकि बिहार सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस के द्वारा सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर अभी तक कोई प्राथमिकी नहीं दर्ज की गई है, इसीलिए बिहार पुलिस का ये अधिकार बनता है कि इस पूरे मामले में FIR दर्ज किया जाए। तो ये तमाम শুক্রিয়া। কথা বলছিলাম सुशील পান্ডের সঙ্গে। আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন অরুণিমা এই মুহূর্তে। आप मुझे सुन पा रहे हो क्या? शेखर जी, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी कि आप मुझे बताएं, ये जो नेपोटिज्म एक फ्लो आया, बहुत लोग बहुत कुछ कहते गए कि कोई किसी पे इल्जाम लगा रहा है तो कोई किसी पे इल्जाम लगा रहा है। आपको लगता है कि बहती गंगा में लोग हाथ धो रहे थे? मतलब असली जो मैटर है उससे फोकस हटा के सब अपना लड़ाई कर रहे थे? ऐसा लगा बीच में, बात तो सही शुरू हुई, लेकिन लोगों का अपना गुस्सा भी था। मेरे ख्याल से सुशांत के जाने के बाद ये एक ऐसी स्थिति पैदा हुई जहां लोगों ने, मैं तो शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, शायद वो इतने क्रोधित थे बहुत पहले से कि उनके साथ भी ऐसा ही कुछ पहले अन्याय हुआ और वो भी उन परिस्थितियों में शायद आत्महत्या कर सकते थे, तो वो आगे आके उन्होंने अपनी बातें करनी शुरू कर दी, जो कि उस वक्त जरूरी नहीं थी। ये बातें बाद में भी हो सकती थी। तो बहुत लोगों ने अपना एजेंडा भी आगे करने की कोशिश किया, वो जरूरी नहीं था क्योंकि उसके लिए वक्त है। इस वक्त सिर्फ हमें केंद्रित होना है कि सुशांत को न्याय मिले और उसको ही लेके सिर्फ आगे बढ़ना है, और कुछ एजेंडा किसी का नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ है, अगर किसी ने ऐसा किया है तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस वक्त मैंने कहा कि एक बहुत भावनात्मक एक अप्रोच हमने लिया है, बहुत ही इमोशनल अप्रोच लेके हम आगे बढ़े हैं। इसमें और किसी चीज की अभी कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि ये सही है कि हमारी इंडस्ट्री में गैंगिज्म है, मैं तो नेपोटिज्म भी नहीं कहता। नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि जिस इंसान के पास पैसा है ये उसका हक बनता है कि वो अपने बेटे के साथ फिल्म बनाए या भाई के साथ फिल्म बनाए, लेकिन उसको हक ये नहीं पहुंचता है कि वो दूसरों का काम रोके या दूसरों की जिंदगी बिगाड़े। ये एक तर्क है और ये एक सच्चाई है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इस सच्चाई से बात निकली थी और वहां से घूमते फिरते, जैसे कहते हैं कि ধন্যবাদ অরুণিমা, এবং ধন্যবাদ জানাবো অভিনেতা শেখর সুমন আমাদের সঙ্গে ছিলেন সরাসরি এই মুহূর্তে মুম্বাই থেকে। আরো খবর থাকবে, তার আগে একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি।